गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 14 केरल का निमंत्रण पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने केरल का नाम तो सुना ही होगा। केरल भारत की दक्षिण दिशा में आया हुआ है और ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए टूरिस्ट सब केरल घूमने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम केरल के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी ये लेसन थ्रू प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, मैं पाठ का वाचन भी करूंगी और साथ ही साथ आपको समझाती भी रहूंगी। लेसन नंबर 14 केरल का निमंत्रण। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। तो ये जो लेसन जिसने लिखा है वो कौन है? तो उसने बोला कि मैं ओमना हूँ। और ओमना कहाँ रहती है? तो भारत की दक्षिण दिशा में सुंदर केरल प्रदेश जो आया हुआ है, वहाँ ये केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। तो ओमना कौन है? तो केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका है। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। तो ओमना ने क्या बोला कि मेरी धरती यानी कि केरल की धरती कैसी है? तो केरल की धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है, यानी कि यहाँ हर जगह आपको नदी, नहरें और झीलें दिखाई देती है। बराबर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, यानी कि चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है। तो केरल की धरती कैसी है? तो केरल की धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तो ओमना ने क्या बोला कि आप भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो, यानी कि आप लोग भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा को देखो, महसूस करो कि यहाँ पर कैसी है ग्रीनरी, यानी कि हरियाली कैसी है, यहाँ की जो ब्यूटी है वो कैसी है। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेगी। तो ओमना ने क्या बोला कि जैसे आप यहाँ पर पहुँचोगे तो नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं वो झूम झूम कर, यानी कि नारियल के जो वृक्ष होते हैं वो हवा से, ये नारियल का पेड़ कैसा होता है आप लोगों को पता है ना कि वो पतला और ऊंचा होता है। तो जैसे हवा आती है तो हवा की वजह से ये नारियल का जो पेड़ होता है वो थोड़ा नीचे झुक जाता है। तो ओमना ने क्या बोला कि जैसे आप केरल में पहुंचोगे तो नारियल के ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है वो झूम झूम कर आपका अभिवादन करते प्रतीत होंगे, यानी कि वो आपको वेलकम करते हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। समुद्र की जो लहरें होती है, यानी कि समंदर की जो लहरें होती है वो भी तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेगी, यानी कि आप लोग अगर समुद्र के किनारे पर खड़े हो तो वहाँ लहरें आकर वो तुम्हारे कदम, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बीच पर खड़े होते हो, बराबर, तो जैसे ही समंदर में लहर आती है तो आपके पैर पूरे गीले कर कर पानी वापस चला जाता है ना। तो ओमना ने क्या बोला कि समुद्र की जो लहरें हैं वो तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेगी, यानी कि वो आपके कदम को चूमने के लिए आगे आएगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। केरल का जो पूर्वी भाग है, यानी कि जो पूर्व का भाग है, वहाँ पर क्या है? तो केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है, पर्वत यानी कि माउंटेन। और यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो कैसे हैं? तो वो पूरे घने जंगलों से, यानी कि एकदम गाढ़ जंगलों से ढके हुए होते हैं, यानी कि जो पहाड़ होते हैं उस पर बहुत ही गाढ़ एकदम घने घने वृक्ष हो जाते हैं, यानी कि इसकी वजह से वो जंगल दिखता है। बराबर, तो केरल के पूर्वी भाग में जो पर्वत है, माउंटेन है, वो बिल्कुल घने जंगलों से ढके हुए हैं और इसलिए इसमें हाथी, बाघ, चीता आदि ये सब जो वन्य जीव होते हैं वो स्वच्छंद, यानी कि अपनी मर्जी से वो वहाँ पर घूमते हैं,
क्योंकि पूरा गाढ़ जंगल जो होता है, इसलिए जो भी वन्य जीव है वो वहाँ अपने हिसाब से घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। फिर यहाँ पर क्या है, तो 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है, यानी कि आनामुरी नाम का पर्वत है। बराबर, पर्वत चोटी यानी कि पर्वत का जो शिखर होता है ना, सबसे ऊपर वाला वो। तो 8,837 फीट ऊंची आनामुरी नाम का पर्वत है, पर्वत चोटी है यानी कि पर्वत है। और फिर मध्य में यानी कि मध्य भाग में बीच में क्या है, तो बिल्कुल समतल मैदान है, यानी कि बिल्कुल सीधा सा समतल मैदान है। और पश्चिमी साइड क्या है, तो पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है। तो ये पश्चिम साइड में जो खाड़ियाँ और लगून है वहाँ पर नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून किसे बोलते हैं, तो ताजे पानी का जो छोटा सा क्षेत्र होता है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, वो ताजे पानी का छोटा सा जो क्षेत्र होता है कि जिसके अंदर ये ताजा पानी भरा हुआ होता है, उसको लगून बोलते हैं। तो पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। और लगून किसे बोलते हैं, तो ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है, उसे लगून बोलते हैं। तो लगून ताजे पानी का छोटा सा जो क्षेत्र होता है, जो क्या करता है, तो मैदानी किनारे को छूकर बहता है, यानी कि जो मैदानी किनारा है, जो मैदान का किनारा है, उसको छूकर वो बहता है। लगून जो होता है वो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। तो बच्चों, जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, तो हमारी मातृभाषा गुजराती है, वैसे केरल में जो रहते हैं उनकी मातृभाषा क्या है, तो मलयालम है, यानी कि केरल के लोगों की मातृभाषा मलयालम है। और केरल प्रदेश के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं और बहुत ही परिश्रमी, यानी कि वो मेहनतू होते हैं। फिर ओमना ने क्या बोला कि केरल में जो रहने वाले होते हैं वो बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और बहुत ही मेहनतू परिश्रमी है। और केरल में रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व है। गर्व यानी कि अभिमान, कि हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी है। तो केरल के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। तो केरल की जो जलवायु यानी कि एटमॉस्फेयर, वातावरण, तो केरल का वातावरण एटमॉस्फेयर गर्म और आर्द्र यानी कि गीला, थोड़ा भेज वाला होता है। और केरल में लगभग पूरे साल बारिश होती है, इसलिए जब यहाँ लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा वो अपने पास छाता रखते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। तो केरल के जो पुरुष होते हैं वो लुंगी और कमीज पहनते हैं, और यहाँ की जो स्त्रियों होती है उससे सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो खेती करना और मछली पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। तो केरल वासियों का प्रिय भोजन क्या है, चावल और मछली। और केरल में खाए जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम, ये जो पौष्टिक भोजन है, पौष्टिक खाना है, वो आज पूरे देश के लोग खाना पसंद करते हैं। और ओमना ने बताया कि मेरी माँ केले और कटहल यानी कि ऐसा फ्रूट आता है और इसे जैक फ्रूट भी बोलते हैं,
तो ओमना ने बताया कि मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन यानी कि खाने की रेसिपी चीज़। तो ओमना ने बताया कि मेरे माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के खाने की चीज़ तैयार करती है। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। जैसे गुजरातियों का प्रमुख यानी कि मुख्य त्योहार क्या है तो दिवाली है, वैसे केरल वासियों का प्रमुख त्योहार यानी कि मुख्य त्योहार क्या है तो ओणम है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। तो केरल वासियों का प्रमुख त्योहार ओणम है। और ओणम कब आता है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के आरंभ में यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। तो ओमना ने बताया कि ये ओणम हमारा जो प्रमुख त्योहार है उस दिन पूरे केरल की छटा ही बहुत ही प्यारी होती है, देखने लायक होती है। यानी कि पूरा जो केरल है वो ओणम के दिन बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ओमना ओणम के दिन सुबह क्या करती है तो ओणम के दिन सवेरे ही ओमना नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन कर लाती है और फिर जो ओमना जो फूल लेकर आती है वो फूल से उसकी माँ यानी कि ओमना की माँ उनसे सुंदर रंगोली बनाती है। यानी कि आप लोगों को पता है ना कि दिवाली का टाइम जब होता है तो दिवाली में हम भी हमारा घर पूरा शहर कितना मस्त करते हैं, लाइटिंग करते हैं, रंगोली करते हैं, बराबर। तो जैसे हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं वैसे ही केरल वासियों जो होते हैं वो ओणम मनाते हैं। तो ओणम के दिन सुबह नहा धोकर ओमना बहुत सारे फ्लावर्स चुन कर लाती है और वो फ्लावर्स से उसकी माँ बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। तो ओणम के दिन यहाँ क्या होता है तो नौका दौड़ का आयोजन होता है यानी कि कंपटीशन होती है। नौका यानी कि बोट, बराबर। तो उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है और हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। आप लोगों ने कथकली नृत्य कहीं ना कहीं देखा होगा, बराबर। तो जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं वहाँ के, वो मंदिरों में कथकली नृत्य भी होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। तो नया वर्ष आरंभ होता है यानी कि मैंने अभी अभी बताया ना कि हमारे दिवाली का त्यौहार हमारे लिए कितना, जो गुजराती होते हैं उसके लिए कितना महत्व का है, वैसे ही ओणम केरल वासियों के लिए महत्व का है। तो जैसे गुजरातियों का न्यू ईयर दिवाली के बाद यानी कि बेस्ता वर्ष के दिन शुरू होता है, वैसे ये लोगों का भी नया वर्ष यही दिन पर आरंभ होता है। तो नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नाम का त्योहार ये लोग मनाते हैं। और उस दिन क्या करते हैं तो घर के जो बड़े होते हैं वो छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। हम भी जैसे हमारा न्यू ईयर होता है तो क्या करते हैं कि हमसे जो बड़े होते हैं उसके पैर छूते हैं ना, फिर वो लोग हमें पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे भी केरल वासियों भी ओणम के दिन क्या करते हैं कि घर के जो छोटे होते हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं और घर के बड़े उनको पैसे देते हैं और ये नया ईयर उसका अच्छे से जाए ऐसे आशीर्वाद देते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। केरल प्रदेश जो है वो मसालों का घर है। यहाँ की काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री ये बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही सुपर्ब होती है। तो यहाँ का जो मरी मसाला होता है, यहाँ पर मरी मसाला का खूब उत्पादन होता है और यहाँ का मरी मसाला है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए सब जगह उसकी बहुत डिमांड होती है। और केरल में काजू की भी भरपूर यानी कि बहुत खेती होती है।
और नारियल और रबर के उत्पादन में भी केरल बहुत आगे है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती है और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती है। और यहाँ केरल का मलयाली हस्तशिल्प यानी कि अनूठा यानी कि निराला, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ का मलयाली हस्तशिल्प जो है वो भी बहुत ही निराला है, अच्छा है। केरल की जो स्त्रियाँ है वो जूट और नारियल, जूट यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जूट की बैग्स वगैरह आती है, बराबर। तो यहाँ की जो स्त्रियाँ होती है, जो लेडीज़ होती है, वो जूट और नारियल के रेशों से बहुत सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती है। और मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है वो भी ये यहाँ की स्त्रियाँ स्वयं ही बुनती है। चटाइयाँ यानी कि हम लोग, आप लोग को पता होगा कि हम लोग नहीं ऐसे बिछाने के लिए जो रखते हैं कि बैठने के लिए, या फिर ऐसे ही हम बिछाने के लिए जो रखते हैं ना, उसे चटाइयाँ बोलते हैं। और टोकरियाँ यानी कि ऐसे पूरा बहुत बड़ा बास्केट जैसा होता है कि वो जो सामान लाने के लिए और रखने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ की जो स्त्रियाँ होती है वो जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती है और मछली पकड़ने के जाल भी यहाँ की लेडीज जो होती है वो स्वयं ही बुनती है। पश्चिम तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती है। ये डिब्बाबंद मछलियाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती है अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। केरल के पश्चिम तट की महिलाएं हैं वो मछली को डिब्बाबंद यानी कि सील पैक करने का कार्य भी करती है। और ये डिब्बाबंद मछलियाँ जो होती है वो न केवल भारत के विभिन्न भागों में, पर ये मछलियाँ विदेशों में भी भेजी जाती है, वहाँ भी उसकी बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। ओमना ने क्या बताया कि मुझे ये बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश यानी कि मेरा जो केरल प्रदेश है वो शिक्षा यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहे, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, केरल के जो लोग होते हैं, वो विद्या यानी कि पढ़ाई, तो ये लोग विद्या को उनका प्रमुख गहना मानते हैं। और यहाँ के लोग अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण ये मलयाली जो लोग हैं वो देश विदेश में सब जगह बहुत ही उच्च स्थान पर वो कार्य करते हैं। और केरल के जो लोग होते हैं वो कहीं भी रहे, पर उन लोगों के मन में अपना प्रदेश यानी कि केरल प्रदेश के लिए उसको अद्भुत लगाव बना रहता है। यानी कि केरल के जो लोग होते हैं वो कहीं पर भी रहे, वो भारत में रहे या भारत के बाहर विदेश में रहे, पर उन लोगों को अपने देश और प्रदेश के लिए बहुत ही अद्भुत लगाव यानी कि प्रेम, उसको हमेशा उन पर अद्भुत प्रेम बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। तो सुषमा यानी कि सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जो ये केरल प्रदेश है, इसकी यात्रा करने के लिए ओमना आप लोगों को निमंत्रण देती है। वो बुलाती है कि आप लोग केरल प्रदेश की एक बार यात्रा करो और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे आप लोग देखो, उसे महसूस करो। थैंक यू।